हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से बीएम वर्ड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी विषय का विज्ञापन 51 जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसका मूल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे, उसको एनालाइज किए हैं पार्ट 3 में। अब पार्ट 3 तक हम लोगों ने 31 क्वेश्चन से लेकर के 85 तक का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है। अब उसके आगे पार्ट 4 में देखेंगे, जहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र को पूरा भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित जल डमरू मध्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इनको किस डायरेक्शन में, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले हिंद महासागर का मैप बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये अफ्रीकन महाद्वीप, ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये मलय पेनिनसुला, फिर यहाँ पर सुमात्रा, यहाँ जावा, और देन ऑस्ट्रेलिया। राइट, यहाँ पर ये। चलिए देखते हैं वन बाय वन। जलडमरू मध्य एक यहाँ पर है जिसको बोलते हैं मलक्का। मलक्का किसके किसके बीच में है? ये जो मलेशिया है और ये सुमात्रा है, इसके बीच ये स्ट्रेट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी है? पाक स्ट्रेट। राइट, और यहाँ पर इसके पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच कौन सी है जो आजकल चर्चाओं में है? हॉर्मुज। यहाँ पर रेड सी और इधर गल्फ ऑफ एडन के बीच में एक फेमस स्ट्रेट है जिसके जरिए जो आपके शिप वगैरह होते हैं सुएज कैनाल की ओर जाते हैं, क्योंकि सुएज कैनाल कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ट्रेड रूट है। तो ये है बाब एल मंडीव। राइट, तो अब देख लीजिए इसी में से पूरब से पश्चिम इसको अरेंज करना है। तो सबसे पूरब में कौन है? मलक्का है। ठीक है, उसके बाद कौन है? पाक स्टेट है। देन उसके बाद हॉर्मुज है, फिर बाब एल मंडीब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। राइट, अगर हम थोड़ा से और स्पेसिफिकली जाएं तो मलक्का को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है, माफ कीजिएगा, गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है इसको। और यहाँ से बाब एल मंडेब से रेड सी होते हुए जब जहाज जाते हैं तो आगे कौन सी कैनाल मिलती है? सुएज कैनाल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, खास करके जो इंडो पैसिफिक रीजन है तो वहाँ पर। तो इन सबको डिटेल में जान लेना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इससे फर्दर बनते रहेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इनका बाउंड्री देख लीजिएगा, किसके किसके बीच ये जोड़ नहीं चल रहा है, उनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय नियोजन प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली मात्रात्मक विधि, मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर द डिमार्केशन ऑफ अर्बन प्लानिंग रीजन। देखिए क्वांटिटेटिव मेथड की बात कर रहा है। दो मेथड होते हैं अर्बन रीजनल प्लानिंग के। कौन से? एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम कोई स्टैटिस्टिकल मेजर या फिर कोई ग्राफ या फिर कोई आकृति बना करके हम उस रीजन में प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से उस एरिया में स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं। ठीक है, सांख्यिकीय आधार होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 मेथड आते हैं। पहला है थीसियन पॉलीगन। राइट, दूसरा है ग्राफ थ्योरी, और तीसरा है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हो गया। और जो क्वालिटेटिव है इसमें मुख्य रूप से आता है मैप, ओवरले,
मेथड। ठीक है, हम दो एरिया का जो मैप लेते हैं उसको ओवरले करते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर वाटर लॉक्ड एरिया है और कहाँ पर स्लोप मैप है। तो जहाँ पर स्लोप कम होगा, निम्न क्षेत्र होगा, वहाँ पर वाटर लॉग की प्रॉब्लम होगी। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैप ओवरले मेथड से। लेकिन थिसन पॉलीगन क्या कहता है? इसमें हम देखते हैं कि जो मेन सर्विस सेंटर्स हैं उनको हम बिंदु के रूप में दिखाते हैं, फिर उनके आसपास जो उनका सर्विस क्षेत्र है उसका एक पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उस पॉलीगन के बेसिस पे हम उस क्षेत्र में प्लानिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं थिसन पॉलीगन मेथड फॉर द अर्बन प्लानिंग। इसको किसने दिया था? बॉग महोदय ने दिया था। ये भी पूछा जाता है, राइट। जो ग्राफ थियरी है, ग्राफ थियरी बेसिकली बात करती है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर जो रोड लिंकेजेस हैं, ठीक है, जिसको एज बोलते हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, उनको बोलते हैं नोड। तो इसके ज़रिए ये देखा जाता है कि उस अर्बन एरिया में कहाँ पर कनेक्टिविटी रोड की ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सके उस अर्बन एरिया में। डिस्क्रिमिनेंट जो मेथड है ये क्या कहता है? ये बेसिकली क्या करता है कि पूरे सिटी का एक डेटा लेता है और उस डेटा में ग्रुपिंग करता है कि सिमिलरिटी की बेसिस पे। ठीक है, उस ग्रुपिंग के ज़रिए जोन्स बनाते हैं कि इस जोन में बेसिक फैसिलिटीज़ कम हैं, इस जोन में ज़्यादा हैं और किस जोन में मॉडरेट है। तो वो कैसे करेगा? पूरे एरिया का जो वहाँ का फैसिलिटी होगा, एमिनिटीज़ होगा, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग करके बता देता है कौन सा रीजन पीछे है, कौन सा रीजन एडवांस है। ठीक है, तो इन तीनों में देखा आपने स्टैटिस्टिकल मेजर लगाए जा रहे हैं, वो क्वालिटेटिव है, देख लीजिए। तो थिसन भी है, ग्राफ थ्योरी भी है, डिस्क्रिमिनेंट थ्योरी भी है, ये तीनों क्वांटिटेटिव में। और नियरेस्ट नेबर एनालिसिस आपने पढ़ा होगा सेटलमेंट ज्योग्राफी में, जो कि बेसिकली क्या करता है, एक स्पेशियल पैटर्न देखता है। पैटर्न देखता है किसका? सेटलमेंट का, जो बताता है कि यूनिफॉर्म है कि रैंडम है ना, कि स्कैटर्ड है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी एंड सी। यानी थिसन पॉलीगन, ग्राफ थ्योरी, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर द अर्बन प्लानिंग रीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर, ध्यान दीजिएगा, साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहा है, व्यवस्थित कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी। तो कुल मिलाकर के ये हिमालय की बात कर रहा है और खास करके JNK और लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो हम लोग एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये अभी हम लद्दाख वाला क्षेत्र बना रहे हैं, राइट। चलिए अब इसमें हिमालय के देखते हैं। सबसे पहले उधर उत्तर से कौन आता है? इधर आता है काराकोरम। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में कौन आता है? लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख रेंज के बाद जास्कर रेंज आती है। इसी जास्कर रेंज का आगे क्या है? कैलाश रेंज है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है? ग्रेट हिमालय है। और इस ग्रेट हिमालय के बाद इधर नीचे लघु हिमालय है, जिसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र और जो पंजाब वाले क्षेत्र का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर से, उस क्षेत्र में मध्य हिमालय क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर पीर पंजाल। अब यही जब आगे आती है हिमाचल प्रदेश में तो उसको धौलाधर बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग प्रश्न है। तो यहाँ पर इसके जरिए तो आप क्रम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा? दक्षिण से कह रहा है तो पहले नंबर पे पीर पंजाल। ठीक है, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर जास्कर, फिर लद्दाख। ठीक है, ये तो आपका उत्तर हो गया डी। लेकिन एक आध इंफॉर्मेशन एडिशनल जान लेना जरूरी होता है। ये जो जास्कर है और लद्दाख है, इसके बीच में यहाँ पर कलर कोडिंग हम थोड़ा सा ब्लूइश ले लेते हैं ताकि हम रिवर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच से एक रिवर फ्लो होती है जिसे बोलते हैं
इंदस या सिंधु नदी, ठीक है। और इधर जो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच से भी इसी की एक सहायक नदी निकलती, जिसे क्या बोलते हैं, झेलम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यही जो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच की जो वैली है ना, इसी को बोलते हैं कश्मीर वैली। ये भी इम्पोर्टेंट है, फूलों की घाटी वहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थानिक आंकड़ों का वेक्टर फाइल प्रारूप है, वेक्टर फाइल फॉर्मेट फॉर द स्पेशियल डेटा। अब दो तरीके का स्पेशियल डेटा होता है, एक होता है रास्टर या रास्टर इमेज कह दें तो और आपको हमेशा क्लियर रहेगा, और एक होता है वेक्टर फाइल फॉर्मेट, ठीक है। एक रास्टर इमेज की फाइल होती है, एक वेक्टर की होती है। अब देखिए रास्टर इमेज है ना, तो इमेज के जितने भी फॉर्म है सब वो रास्टर वाली कैटेगरी में आएंगे। अब इमेज में आपको पता है क्या होता है, पीएनजी होता है, जेपीईजी होता है, जिफ होता है, और जो सेटेलाइट इमेज होती है वो भी रास्टर इमेज होती है, जो कि किस फॉर्म में होती है, टिफ के फॉर्म में, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान रखना है। वेक्टर फाइल में कौन कौन सा होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एमडीबी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, दूसरा टैब, टैब एक होता है मैप इन्फो का टैब फॉर्मेट होता है, राइट। और डीएलजी, डीएलजी डिजिटल लाइन ग्राफ, ये किसके फॉर्मेट है, वेक्टर के हैं। तो अगर आपको रास्टर वाला पता है ना, तो आप एलिमिनेट करके इस उत्तर को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर वाले में एमडीबी हो जाएगा, टैब हो जाएगा, डीएलजी होगा। लेकिन जो पीएनजी है, पीएनजी किसका है, ये रास्टर फॉर्मेट है, ये नहीं होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है वेक्टर फाइल कौन सी है स्पेशल डेटा में, तो ए बी सी हो जाएगा आपको उत्तर सही। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहा है, व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें देखिए साबरमती कहाँ से निकलती है, अरावली से, कहाँ को जाती है, आगे गुजरात वाले क्षेत्रों में जाती है, ठीक है। और ये अरावली में किस क्षेत्र से निकलती है, कौन सी झील से, ढेबरा झील से, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है तापी, तापी कहाँ से निकलती है, ये सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा से, सतपुड़ा में भी कहाँ से, मुलतई झील से। काली नदी ध्यान दीजिएगा, ये काली नदी आपकी यमुना की भी सहायक है, लेकिन ये जो काली नदी है यहाँ पर कह रहा है पश्चिम की ओर जो जाती है, और जो यमुना की सहायक है वो कहाँ जाती है, पूरब की ओर जाती है। तो यहाँ पर यमुना की सहायक वाली नदी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरी नदी, ये नदी जो पश्चिम की ओर जाती है ये है कर्नाटका में, ठीक है। और जो भारत पूजा है ये है केरला में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द केरला, ठीक, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो वैसे भी क्रम में है, अरावली के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा, और फिर कर्नाटका में, फिर उसके बाद केरला में। तो वही एक क्रम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माल्थस का सिद्धांत, एक तरफ सिद्धांत दिया गया है और एक तरफ उसके प्रोपोनेंट का नाम दिया गया है, जो जिन्होंने उसको प्रतिपादित किया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि माल्थुसियन थ्योरी किसने दिया था, भैया माल्थस के नाम पे पड़ी हुई है, तो माल्थुसियन थ्योरी दिया था उन्होंने, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था, नोटेस्टीन एंड थॉमसन, यहाँ पर थॉमसन का नाम दिया गया है, सही है, छोड़ दीजिए उसी से। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कैनन ने दिया था, और कॉर्नोकोपियन थ्योरी जूलियन साइमन ने दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए जो माल्थुसियन थ्योरी है वो बेसिकली बताती है कि कैसे रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में समय के साथ रिलेशन चेंज होता है। उन्होंने कहा था, माल्थस ने कहा था, जो पॉपुलेशन होती है
वो जियोमेट्रिकली ग्रो करती है। ठीक है, मतलब ज्यामिति रूप में वो ग्रो करती है। मतलब एक हुआ, फिर उसके बाद दो होगा, फिर दो का दुगना चार होगा, चार का दुगना आठ, फिर 16, ऐसे करके बढ़ती है। लेकिन जो रिसोर्स होता है या फूड होता है वो एरिथमेटिकली बढ़ता है। ठीक है, मतलब अंकगणितीय रूप में 1 2 3 4। तो देख रहे हैं, चौथे स्टेज में यहाँ 4 ही पहुंचा, यहाँ चौथे स्टेज पे 8 पहुंच गया। तो कहने का मतलब जो फूड सप्लाई है या फिर रिसोर्स है, उनके बढ़ने की दर बहुत कम है, जबकि पॉपुलेशन के बढ़ने की दर कम है। तो समय के साथ क्या होगा? पॉपुलेशन के बढ़ने की दर अधिक है, तो समय के साथ क्या होगा कि इतना हो जाएगा एक टाइम के बाद कि पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगी, उसके लिए उतना रिसोर्स बचेगा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या कहती है भैया? ये कहती है कि कोई भी सोसाइटी है ना, कोई भी सोसाइटी है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा रहता है, डेथ रेट भी ज़्यादा रहता है, और समय के साथ वो डेवलप हो जाती है। और जब डेवलप होती है तो उसको डेवलप सोसाइटी बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट भी बहुत कम हो जाती है और डेथ रेट भी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ भी स्टेबलाइजेशन होता है, यहाँ भी स्टेबलाइजेशन होता है। तो इसके लिए उन्होंने 4 फेजेस बताई थी। चलिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि वो पॉपुलेशन साइज सबसे बेटर होता है जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। कॉर्नोकोपियन थ्योरी, थोड़ा सा ये अमूमन हमारे बुक्स वगैरह में नहीं दिया होता है, लेकिन चूंकि एक अप्लाइड थ्योरी तो यहाँ पर पूछा गया है, जिसको जूलियन साइमन ने दिया था। ये क्या कहती है? ये बेसिकली कहती है थ्योरी कि समय के साथ क्या होगा कि जो मानव की समझदारी है, मानव की समझदारी है, जिसको उन्होंने कहा ह्यूमन ह्यूमन इंजेन्युइटी। ठीक है, मानव की समझदारी तथा नई टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होगा कि संसाधन में हम वृद्धि कर लेंगे, संसाधन में वृद्धि कर लेंगे, ऐसा इनका मानना था, जूलियन साइमन का। ठीक है, वृद्धि कर लेंगे। तो जो माल्थस ने कहा था कि एक समय के बाद क्राइसिस आ जाएगा, तो वो उसका क्रिटिक है। ठीक है, उसको आलोचना कहते हैं कि ऐसा कोई संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है और मानव की समझदारी, उसके ज़रिए संसाधन में वृद्धि हो जाएगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब फूड डिफिसिट की प्रॉब्लम थी, भुखमरी थी, तब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। उसके ज़रिए देखिए फूड सरप्लस की स्थिति बन गई है। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट भी है। तो आगे फिर यही स्टोरी बढ़ती है, तो लिमिट टू ग्रोथ की तक कहानी पहुंच जाती है। ठीक है, मीडो ने जो दिया था, तो उसको हम लोग थ्योरी क्लास में देखेंगे बहुत क्रिप्स वे में। अभी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगेन रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तरफ टेक्निक है और दूसरा है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो टेक्निक लगाई जाती है ताकि इमेज बेटर विजुअलाइजेशन दे सके, बेटर तरीके से उसका क्लासिफिकेशन हो सके, ताकि एनालिसिस हो फर्दर। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक है? देखिए, जो डी स्ट्रिपिंग है ना, तो स्ट्रिपिंग वर्ड पढ़िए आप। स्ट्रिपिंग मतलब लाइन। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब सेटेलाइट इमेज आप डाउनलोड करते हैं तो सेटेलाइट इमेज में बीच बीच में धारियां बन जाती हैं, तो उससे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको आप दूर करते हैं रेडियोमेट्रिक करेक्शन से। ठीक है, और जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, ये क्या करता है? ये बेसिकली इमेज इन्हांसमेंट करता है। ये किसके जरिए करता है? ये इमेज इन्हांसमेंट कैसे करता है? इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाकर। कैसे? कंट्रास्ट, इमेज का कंट्रास्ट बढ़ा ही होगा ना आपने, गोरा करने के लिए, ताकि सब चीज़ें अच्छे से दिखने लगें। तो जब इमेज ब्लर होती है, उसका कुछ पार्ट ब्लर होता है, तो उसका कंट्रास्ट बढ़ा दिया जाता है। और उस बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। जब आप सेटेलाइट इमेज को डाउनलोड करते हैं तो कई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो जब आप उस पर काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। ठीक है, तो मैं तो रियल टाइम इस चीज़ का भोगी हूँ कि जब सेटेलाइट इमेज में प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है, कैसे उसको फ्रेश बनाया जाता है, ताकि फर्दर हम मैप क्रिएट कर सकें। ठीक है,
तो जो एनडीवीआई है, एनडीवीआई क्या है भाई, ये किस चीज़ में आपकी प्रयोग होती है, ये इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के उपयोग होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सैटेलाइट इमेज है, ठीक है। अब इस सैटेलाइट इमेज में कई बैंड होते हैं, ठीक है, कई बैंड की इमेज होती है, बैंड 1, बैंड 2, ठीक है, बैंड 3, ऐसे करके 7-8 बैंड होते हैं। अगर हम लैंडसेट की बात करें तो 7-8 बैंड होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं एनडीवीआई में, 2 बैंड को उठा लेते हैं, कोई भी 2 या फिर 3-4, अब उन्हीं को कंपोजिट करके हम एक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं, उससे एक नई इमेज बन के आती है, और जो कि एक स्पेशल पर्पज के लिए होती है। तो इमेज क्या हो गई, सेटेलाइट इमेज ट्रांसफॉर्म होकर के एक पर्पसिव इमेज बन गई। तो एनडीवीआई से हम इमेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड ये क्या करता है, लैंड यूज, लैंड कवर जब आप करते हैं तो उसमें इसका यूज होता है, जिसमें आप इमेज को डिफरेंट फीचर में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ए का 4, बी का 1 और सी का 4, डी का 2, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ सेटेलाइट दिया गया है और एक तरफ उसका प्रयोग, ठीक है। अब सेटेलाइट का जैसा फीचर होगा, सेटेलाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सेंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही सेंसर है जो सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। अब इस सेंसर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका रेजोल्यूशन, ठीक है। ये जितना अच्छा होगा रेजोल्यूशन, उतना अच्छा इसके अंदर विभेदन क्षमता होगी। मतलब मान लीजिए कि किसी का रेजोल्यूशन अच्छा है तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देख लेगा। मतलब जब वो ऊपर से दिखेगा तो अगर रेजोल्यूशन अच्छा है तो दोनों को अलग अलग दिखाएगा। अगर रेजोल्यूशन कोर्स है तो ये सेटेलाइट इमेज क्या करेगा, इन दोनों को एक साथ में दिखाएगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो यही जो विभेदन क्षमता होती है इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो जो सरल है, सरल सेटेलाइट बेसिकली बनाया गया था जो महासागरीय अध्ययन के लिए, ठीक है, जो ओशनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब उसमें जो लहरें उठ रही हैं ज़्यादा ऊंचाई तक, नीचे लहरें जा रही हैं, उसकी सतह पे क्या हो रहा है, तीन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए सेटेलाइट कौन सी यूज होती है, सरल, ठीक है। कार्टोसेट, यहाँ पर कोरोटोसेट लिखा गया है लेकिन कार्टोसेट होगा, ठीक है। कार्टोसेट 3 का सबसे खास बात क्या है, इसका जो रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत फाइन रेजोल्यूशन है। कितना है, इसमें जो दो तरीके का होता है, एक पैन रेजोल्यूशन होता है तो उसका है 25 सेंटीमीटर, राइट। मतलब अगर कोई 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली है, दो चीज़ें रखी गई हैं, तो सेटेलाइट इतनी ऊंचाई पे है, वहाँ से इन दोनों को सेग्रीगेट कर लेगा, ठीक है, पहचान लेगा। रीसेट, अब ये जो कार्टोसेट है ना, जब इतना फाइन रेजोल्यूशन है तो इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अर्बन प्लानिंग में, ठीक है। प्लानिंग में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई, बाउंड्री में गड़बड़ी हो गई तो बड़ा ब्लंडर हो सकता है, राइट। तो अर्बन प्लानिंग में इसको यूज करते हैं। रीसेट 2BR, अब रीसेट को डिकोड करिए सबसे पहले कि रडार, रडार इमेजिंग सेटेलाइट। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जहाँ पर रडार आए, जिनको सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग उसमें प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करिएगा, हम उसका एक क्लिप्स बना देंगे, आपको कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं रेगुलर यूजर हूँ सेटेलाइट इमेज का, जीआईएस का, ठीक है। जो रडार होता है बेसिकली, उसकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है ना, वो क्लाउड वगैरह को भेदते हुए, क्लाउड हो गया आपका, क्या कहते हैं, कोहरा हो गया, ठीक है, और भी जो प्रॉब्लम हुई जहाँ पर धूल वगैरह, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आ गया, पूरा धूल छा गई, तो उस क्षेत्र में भी ये सब काम आते हैं। तो रडार क्या होता है ना, इन सब से प्रभावित नहीं होता है। जब इन सब से प्रभावित नहीं होगा तो आप बताइए, जब मौसम खराब होगा, जब डिजास्टर आती है, मान लीजिए बाढ़ आई तो बारिश भी होने लगती है, आपको पता है, वहाँ पर ऐसी समस्या हो जाती है। तो उस केस में सेटेलाइट इमेज उसको कैप्चर नहीं कर पाता सामान्य, तो रडार वाली सेटेलाइट को लाते हैं। अब जब उसमें रडार होता है तो वो क्या करता है कि वो रात में भी कैप्चर कर लेता है जो भी है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना खुद का प्रकाश भेजता है, उसके रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे रिजल्ट को देता है, ठीक है। तो रात में भी वर्क करता है, दिन में भी वर्क करता है, तो 24/7 इसका काम होता है।
तो ये किस में यूज होगा भाई? डिजास्टर को मैनेजमेंट कैसे करना है, रियल टाइम क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको देखने के लिए होता है। और एक बचा स्कैट सेट, ये बेसिकली क्लाइमेट के लिए बना है। जो सी सरफेस होती है ना, सी सरफेस पे जो विंड चल रही है तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए इस सेटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि महासागरीय आकृति और उनकी अवस्था। ये तो प्रश्न आसान लग रहा है। मध्य अटलांटिक का तट कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा स्थान। प्रशांत महासागर। महान बैरियर रीफ, ये प्रवाल सागर है। किसके बगल में है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में। कौन सा प्रांत पड़ता है? क्वींसलैंड। जावा गर्त कहाँ है जी? ये है हिंद महासागर में। ठीक है, तो इसका उत्तर आप मिलान कर लीजिए, क्या होगा? ए का 2 होगा, फिर बी का 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योगदान और विद्वान दोनों लिखा गया है यहाँ पर। विद्वानों को क्या क्या योगदान है देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल जियोग्राफी किसने दिया था? कैमले वलाक्स ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो कोस्टल एरियाज है ना, वहाँ पर जो सोसाइटी है या फिर जो फीमेल का इंगेजमेंट है वो फिशरीज में ज़्यादा है। अब वो हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी अवस्थिति वहाँ पर है, उनकी सोसाइटी में वही प्रोमिनेंट है। तो इसी को लेकर के उन्होंने एक स्टडी करी थी कोस्टल एरियाज़ में, जिसमें वेमेन को मेन के जो लिवलीहुड है वो वहाँ पर ऐसा क्यों है, उस चीज़ को इन्होंने आंका था वहाँ पर। ठीक है, लिव, ट्रैवल एंड फैमिली, ये फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है और इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा प्लेस, वर्क एंड फैमिली। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये ट्रायो किसने दिया था? ये दिया था फ्रेडरिक लिपले महोदय ने, जिन्होंने कहा था कि किसी भी स्थान का जो प्लेस है वो डिसाइड करता है कि वहाँ के लोग किस तरीके का काम करेंगे, और जो उनका काम करने का तरीका है या फिर उनका जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड है वही डिसाइड करता है कि उनकी सोसाइटी या फैमिली कैसी बनेगी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है स्पेस, प्लेस ऑफ जेंडर। ये किसने लिखा हुआ है? इसको लिखा है डी मैसी ने। राइट, इसको लिखा है डी मैसी ने, जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो क्या कहते हैं स्पेस होता है ना, स्पेस और प्लेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पेस क्या होता है? स्पेस बेसिकली एक वाइडर कनोटेशन है जिसका अपना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, मीनिंगलेस होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शहरी क्षेत्र है, अब वहाँ पर खाली छूटा हुआ है तो वो एक स्पेस हो गया। लेकिन अगर वहाँ पर रियल एस्टेट वाले गए और वहाँ पर प्लाट काट दिए, 4-5 लोगों ने ले लिया, तब वो क्या हो गया? कुछ लोगों के लिए पर्सनल इमोशन का बात हो गया ना। अब वहाँ पर जब रहेंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी होगा, तो मतलब लोगों के लिए मीनिंगफुल हो गया वो वाला स्पेस, मायने रखने लगा। तो इसको क्या बोला उन्होंने? प्लेस। तो इन्हीं दोनों की बात इसमें किया कि जो प्लेस है वो जेंडर वाइज भी कई बार मायने रखता है, लेकिन स्पेस का कोई खास रोल नहीं होता है। यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पेस, ये कंसेप्ट किसने दिया था जी? ये दिया था हेनरी लेफेब्रे ने। राइट, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो स्पेस होता है ना, स्पेस एक सोशल प्रोडक्ट होता है जो बाद में चल करके एक प्लेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भूगोलविद्ता और शब्द का प्रयोग। एंड्रे एलेक्स, इसको दिया था अमलैंड, टर्म दिया था। अब अमलैंड क्या होता है जी? आप ध्यान रखिए, ये अगर ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, तो अगर मान लीजिए इसकी बाउंड्री यहाँ है तो यहाँ से रूरल एरिया स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अर्बन एरिया की जो एक्टिविटीज यहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा? एरियल एक्सपेंशन होगा। जब एरियल एक्सपेंशन होगा तो यहाँ की एक्टिविटीज़ यहाँ तक
बढ़ने लगेंगी। तो भले बाउंड्री यहाँ तक है, लेकिन जो अर्बन एक्टिविटीज़ का फुटप्रिंट है यहाँ तक दिख रहा है, तो एक ट्रांजिशन जोन बन गया ना। इसी ट्रांजिशन जोन को डिफरेंट जोग्राफर ने डिफरेंट नाम दिया है। तो इसी को अमलैंड कहा था किसने? आंड्रे एक्स ने। आरी डिकिंसन ने क्या कहा था जी? सिटी रीजन। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि सिटी रीजन का मतलब ये होता है एक कोर सिटी है और आसपास कई छोटे छोटे केंद्र हैं जो उससे सोशली इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। ये पूरा एक रीजन बन गया ना। इसी को डिकिंसन ने कहा था सिटी रीजन, राइट। ग्रीन अर्बन हिंटरलैंड। हिंटरलैंड में ग्रीनरी तो होगी क्योंकि अभी ज़्यादा वहाँ पर बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें कंक्रीटाइजेशन नहीं हुआ है। इस्माइल महोदय ने उसी को क्या कहा था? अर्बन फील्ड। तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, इसका एक निमोनिक्स बना लीजिए कि मैं जा रहा था तो रास्ते में आम दिखा और सारे आम को तोड़ने का प्रयास किया, आल आम को तोड़ने का प्रयास किया। जब वैसे ही देखा तो केवल आम का ही पेड़ नहीं था, पूरी ग्रीनरी थी उस क्षेत्र में, उस लैंड में, ठीक है। और जब वो ग्रीनरी को देखा तो उस फील्ड पे बैठा मैं, और जब बैठ के मुस्कुराया। तो ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरीय धारा और उसकी अवस्थिति। देखते हैं हम्बोल्ट करंट, जिसको पेरू करंट भी बोलते हैं। पेरू करंट कहाँ है इसको देखते हैं। ये बेसिकली है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सही बात है। अगुलहास कहाँ है जी? अगुलहास ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है कि वेस्टर्न कोस्ट? तो जाहिर सी बात है ईस्टर्न कोस्ट है। बेंगुला वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और एंटलीज कहाँ है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ क्यूबा। अब इनकी प्रकृति बता दीजिए आप। जो हम्बोल्ट है ये कोल्ड है, ठीक है। हम्बोल्ट कोल्ड करंट है। अगुलहास वार्म है। बेंगुला अगेन कोल्ड करंट है। एंटलीज वार्म है, ठीक है, गर्म जलधारा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो स्थानीय पवनें हैं और किस देश में वे बहती हैं, यही बताना है। चलिए देखते हैं। हरमट्टान। हरमट्टान कहाँ है जी? ये बेसिकली अफ्रीका में, अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, ये दो उसी में बहती हैं। अब देखिए कहाँ पर बहती हैं। एक छोटा सा मैप ऐसे हम लोग बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरा प्रयास यही है कि केवल आप यहाँ पर आंसर ही ना देख के जाएं, बल्कि एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि हम भी ऐसे रैंडम नहीं बता रहे हैं। हम भी ऑथेंटिक सोर्स से देखे हैं। जो एक आंसर किया है उसको देखा, उसके बाद अपनी नोट्स और बुक से वैलिडिफाई करके फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और जो इम्पोर्टेंट हो उसको नोट भी कीजिए, राइट। देखिए हरमट्टान कहाँ पर बहती है? हरमट्टान ये जो इधर गिनी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर इस साइड से बहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है क्या है? सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आती है तो ये कैसी होगी? ये गर्म होगी, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में तो वैसे भी गर्म रहेगी। तो गर्म होती है, लेकिन क्या होती है? ये ड्राई होती है। ये समुद्री क्षेत्रों से नहीं है बल्कि स्थल के क्षेत्रों से आ रही है। तो ड्राई भी होती है और वार्म भी होती है। तो होता क्या है कि इस कोस्ट में, इस क्षेत्र में जब पहुँचती है तो चूँकि ये कोस्ट के किनारे है तो यहाँ पर उमस भरी होती है, ठीक है। उमस पूरे एकदम छाई होती है। तो जब ये ड्राई यहाँ पर आती है तो उस उमस को सुखा लेती है, तो लोगों के लिए राहत बनती है। इसीलिए इसी को बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर विंड, राइट। तो कहाँ पर बहती है? पश्चिमी अफ्रीका में। हबूब कहाँ है? हबूब ये सूडान के क्षेत्र में है, यहाँ पर बहती है। अगेन ये भी कैसी है? गर्म प्रकृति के, सूडान वाले क्षेत्र में बहती है। बोरा कहाँ है? बोरा अगर आप ऐसे बना लें, ठीक है, ये एड्रियाटिक कोस्ट है ना, यहाँ पर ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। जब नॉर्थ से आ रही है तो कैसी होगी? कोल्ड होगी, ठीक है, ठंडी होगी, लेकिन ड्राई होती है। तो ये एड्रियाटिक तट पर बहती है। जोंडा कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में। कुछ ऐसा अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना के पश्चिमी साइड में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज है, ठीक है, एंडीज है। तो क्या होता है कि जब इस पर्वत से हवाएं नीचे उतरती हैं अर्जेंटीना में,
तो ये गर्म होती हैं और ड्राई होती हैं, तो विंटर के सीजन में चलती हैं। तो अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत स्नो वगैरह फैली है अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, तो उसको भी पिघला देती हैं। ठीक है, सेम वैसे जैसे चिनूक का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मिलान कर लेते हैं। ए का 3, चलो भाई, बी का 4, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न है कि ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रतिरोध और किस एरिया में बन रहा है। चलिए, डेंड्रिक डेंड्रिक क्या होता है जी, वृक्षानुमा। वृक्षानुमा, वृक्ष में क्या होता है, एक मेन शाखा होती है और उसी मेन शाखा से कई अन्य शाखाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन एक मुख्य शाखा होती है। तो ऐसा पैटर्न कहाँ पर देखने को मिलता है, ये अमेजोन में देखने को मिलता है, गंगा में देखने को मिलता है, यमुना में देखने को मिलता है। राइट, जहाँ पर एक मुख्य धारा होती है, कई सहायक नदियाँ आकर के उसे मेन स्ट्रीम में मिलती हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जिसमें एक बीच में लो लाइंग एरिया होता है, जिसमें जल भरा होता है, एक झील के जैसे, सागर के जैसे होता है, और उसमें चारों साइड से नदियाँ आकर के वहीं पर अपने जल को इकट्ठा कर देती हैं। तो ऐसा कहाँ पर है जी, ये है कैस्पियन सी में, जिसमें कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं जो आकर के मिलती हैं, तो उसमें मुख्य हैं वोल्गा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लार्जेस्ट है। फिर इसी के बगल से यूराल आती है, यूराल। ठीक है, यूराल माउंटेन भी है। और कौन सी है, कुरवा है, कुरवा जॉर्जिया वाले क्षेत्र से आती है। और आपको पता होना चाहिए कि इधर ईरान से भी एक आती है, जिसको बोलते हैं साफिद रुद्र। देख रहे हैं, ये सारी नदियां आकर के इसी सागर में क्या कर रही हैं, अपने जल को, अपने मलबे को निक्षिप्त कर दे रही हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल है। रेडियल क्या होता है, रेडियल कहाँ पर देखने को मिलता है, अमरकंटक में। ये ऐसा केस होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पहाड़ी है, ठीक है, अब वहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और सोर्स कहाँ है उनका, इसी पहाड़ी पे। एक इस साइड से निकल गई, एक उस साइड निकल गई। तो ऐसा कहाँ पर है, अमरकंटक में है, जहाँ पर नर्मदा निकलती है। ठीक है, एक तरफ सोन निकलती है, और इसी सोन की सहायक जोहिला भी निकलती है। ठीक है, ट्रेलिस कहाँ है जी, ट्रेलिस अपलेशियन माउंटेन एरिया में है। अब ट्रेलिस कहाँ पर मिलता है, आपको पता है, जहाँ पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का एक सीक्वेंस मिले। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा एरिया है, तो इसमें हार्ड रॉक का ऐसा जोन है। ठीक, अब क्या होता है जी, मान लीजिए बीच में सॉफ्ट रॉक है ऐसे, तो नदी क्या करती है, इसी सॉफ्ट रॉक वाले पथ को फॉलो करती है, क्योंकि जल्दी से उसको काट लेती है, और इसी में ऐसे बहती है। ठीक है, और एक मान लीजिए बीच में ऐसे है, तो एक मुख्य धारा इसमें आके मिल रही है, तो एक ट्रेलिस जैसा बना रही है, एक जाल जैसा बना रही है ना। तो इसीलिए ये अपलेशियन माउंटेन में मिलती है। जो भी फोल्डेड माउंटेन अब कैसे हो गए, रेजिडुअल माउंटेन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर ट्रेलिस जैसा ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लैंडफॉर्म कह रहा है, और वो लैंडफॉर्म किस प्रोसेस से बना है वो पूछ रहा है। ड्रमलिंग नाम तो सुना ही होगा, ग्लेशियल डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, बजाड़ा सेमी एरिड प्लेटफॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि जो उस क्षेत्र में जो नदी बहती है, तो जब नदी बहती है तो अपरदन करती है, तो आसपास की जो भी डिब्रिस होता है, जो भी सेडिमेंट होता है, वो एक स्थान पर ला करके जमा कर देती है। तो वो क्या है, बजाड़ा कहलाता है। इंसेलबर्ग क्या है, इंसेलबर्ग किससे बनता है, विंड की सहायता से बनता है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। एक शिला ऐसी खड़ी रहती है और विंड चलती रहती है तो कटता रहता है, तो एक खड़ी शिला को ही इंसेलबर्ग बोलते हैं। टुम्बोलो, टुम्बोलो क्या है भैया, ये है कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देख लेते हैं एक मिनट के लिए, क्या अपने भारत में ऐसा मिलता है, जी हाँ बिल्कुल मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि इधर ही साइड ज़्यादा आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मिलेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक स्थल है, और यहाँ पर कोई एक द्वीप जैसा है मान लीजिए, तो एक द्रोणी के जरिए, एक रिज के जरिए ये जोड़ता है। ठीक है, एक द्वीपीय क्षेत्र को तटीय क्षेत्रों में। तो ये जो रिज होता है ना, रिज के जैसे, उसी को बोलते हैं टुम्बोलो।
मतलब अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी एरिया को जोड़ लिया हूँ। भले तुम समुद्र में खड़े हो, लेकिन अब तुम नहीं बोल सकते हो कि यहाँ तक नहीं आ सकते हो। तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। तो आई होप ये आपने जो 2025 का पहला पेपर था उसको हर एक एंगल से देख लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू टू ऑल।